हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका बिश्नोई एंड वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारी थर्ड क्लास है। ठीक है, हर क्लास में हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज भी हम 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल जितने भी 2022 में कॉमर्स के क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप कंसेप्ट भी सीख के जाओगे। ठीक है, और आपके पीवाईक्यूज तो होंगे ही होंगे। ठीक है, क्लास बहुत अमेजिंग रहने वाली है। टू द पॉइंट है, क्रिस्प है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द एंटायर लाइफ ऑफ अ फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स। देखिए, वैसे तो क्वेश्चन का उत्तर ही उसके क्वेश्चन में होता है ना। कोई भी सवाल है उसका जवाब उसके क्वेश्चन में ही होता है। बस हमको थोड़ा सा कैच करने की जरूरत होती है कि entire life of the firm is divided into time intervals for the measurement of the profits of the business। बिजनेस के प्रॉफिट के लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरी लाइफ जो है ना फर्म की उसको टाइम इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, टाइम हो गया, पीरियड होगा, सिमिलर है ना, टाइम हो गया, पीरियड हो गया, है ना। तो कौन सा हो गया, ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट हमें क्या कहते हैं, जो कॉस्ट कंसेप्ट है ना, ये हमें क्या बताता है कि जितनी भी एसेट्स है हमारे, हम उनको उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग के लिए आई एम सॉरी, मेरी इतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉस्ट कंसेप्ट क्या मानता है कि हम जितने भी एसेट्स हैं उनको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। गोइन कंसेप्ट क्या मानता है कि हमारा बिजनेस चलता ही जाएगा। हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा या शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं लेके चलते, हम मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलता ही रहेगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि हमें जब हम अर्न कर लेते हैं ना, तभी उसको रिकॉर्ड करना है। कोई भी रेवेन्यू हमारा तभी रिकॉर्ड होगा जब वो रियलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, रियलाइज्ड हो जाएगा या फिर अर्न हो जाएगा। ठीक है, तभी हम उसको ऐड करेंगे या फिर रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। जब भी रिटायरिंग पार्टनर से ले रहा हो, डिजीज पार्टनर से ले रहा हो, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लेते हैं उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। और जो जब भी एडमिट होता है ना कोई भी पार्टनर, तब जो रेशियो उनको कैलकुलेट करते हैं एडमिशन के टाइम पे, वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कौन सा रेशियो होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट अपॉन में इक्विटी। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। और करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। ओके, तो बचा कौन सा, गेनिंग रेशियो, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर, उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपातों को जाना जाता है, उनको हम क्या मानते हैं, लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज को। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर को रेशियो को हमको जाना है, लिवरेज रेशियो को जाना है, तो मतलब हम लंबे टर्म के लिए लेके चल रहे हैं कि लंबे टर्म के लिए हमारे फर्म के लिए बना के चल रहे हैं, है ना। तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हो जाएगा। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा करंट में है, डे टू डे है। ठीक है, जो हमारा डे टू डे एक्टिविटीज वाला है, या फिर क्या हो गया, करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया। क्विक रेशियो को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में कौन कौन से आते हैं, हमारा डेट इक्विटी रेशियो आता है, प्रोप्राइटरी रेशियो आता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो आता है, और फिक्स्ड एसेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स रेशियो आता है। करंट रेशियो हमारा क्या हो गया, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि जो भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना, उसको हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 94, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू। जब फर्म डिसॉल्व करती है, जब फर्म ही खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप तो खत्म हो ही रही है, फर्म भी खत्म हो रही है, तब क्या होता है, आर ट्रांसफर टू, उसको हम क्या बोलते हैं, किसको ट्रांसफर होता है, बैंक को होता है, रिजर्व सरप्लस को होता है, कैश को होता है, रियलाइजेशन को होता है। देखिए, जब हम बंद ही हो रही है, हमारा फर्म बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो हम रियलाइज करेंगे सारे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को। तो कौन से अकाउंट में जाएगा, हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। बैंक अकाउंट हमारा क्या करता है कि जब सिर्फ हमारी रिसिप्ट और पेमेंट जो होती है ना कैश की, वो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। रिजर्व सरप्लस क्या है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है ना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैश अकाउंट में क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होगी हमारी कैश से रिलेटेड, वो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, इफ द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर एक्सटेंड्स अप टू ओनली वन अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए कौन सा होता है, जो रिकरिंग नेचर है, डे टू डे है, मतलब कौन सा हो जाएगा, रिवेन्यू हो जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा होता है हमारा,
कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब पता होना चाहिए कि नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं। नोटिंग चार्जेस वो होते हैं कि जब भी कोई भी बिल, जो हमारा बिल है वो डिसऑनर हो जाए और उसके ऊपर जो भी हमारे एक्सपेंसेस की पेमेंट होगी या फिर जो भी चार्जेस लगेंगे डिसऑनर ऑफ बिल, उसको हम नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। अंडरराइटिंग क्या होता है कि जब कोई भी अंडरराइटर जो होता है ना, वो गारंटी करता है कि वो शेयर्स को जो भी उसने सब्सक्राइब करे हैं उनकी जो गारंटी देता है अंडरराइटर, उसको हम अंडरराइटिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 96। एसबीआई डिजायर टू रिडीम 5000। एसबीआई ने सोचा कि 5000 मैं रिडीम कर देता हूं अपने शेयर्स। 10% ऑफ डिवेंचर्स ऑफ 1000, 10% डिवेंचर्स को रिडीम करने की बात कर रही है, 1000 रुपए हर किसी पे, ईच एट पार, पार पे ये रिडीम कर रहा है। आउट ऑफ अवेलेबल सफिशिएंट डिविजल प्रॉफिट्स, जितने भी उसके प्रॉफिट्स है एसबीआई सोच रहा है कि क्यों ना मैं 5000 डिवेंचर्स को क्या कर दूं, रिडीम कर दूं। ठीक है, इन दिस केस हाउ मच अमाउंट, अब आप ये मत लगे कि मैम ने शेयर्स का बोल दिया, वो गलती से निकल गया था। ठीक है, इन दिस केस हाउ मच अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो अब हमें बताना है कि वो अगर अपने इतने डिवेंचर्स को रिडीम कर रहा है तो कितनी अमाउंट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जाएगी। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 71(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट, रीड विद रूल 18(7). तो देखिए जो ये रूल है ना हमारा 18(7), ये हमें क्या बताता है कि ये क्या है, एसबीआई है। तो कोई भी बैंक है ना, कोई भी बैंकिंग, वो क्या नहीं कर सकता, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकता, बैंक नहीं कर सकता। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉन बैंकिंग की। अगर बैंक नहीं है, बैंक के अलावा अदर नॉन बैंकिंग है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा, वो क्या कैलकुलेट करेगा, वो होता है हमारा 10% होता है, जितने भी हमने रिडीम करा है ना उसकी 10% अमाउंट होती है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जो भी जाएगी। जैसे कि हमने क्या है 5000 रिडीम करे हैं, ठीक है, 1000 ईच है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका 10% जो होगा वो हम डीआरआर अकाउंट में लेके जाएंगे। 10% कितना बच गया, 12123, 5 लाख बच गया। ठीक है, तो फिर हमारा क्या है 5 लाख जाएगा। ठीक है, अगर अदर नॉन बैंकिंग कंपनीज है, बैंकिंग होगी तो वो क्या होती है, एग्जेम्प्टेड होती है इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 71(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट और रूल 18(7) के तहत बैंकिंग कंपनीज हमारी क्या होती है, एग्जेम्प्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर नॉन रिकरिंग। देखिए रेवेन्यू क्या होता है कि हर थोड़े टाइम बाद में रिकर कर रहे हैं, है ना, डे टू डे है, मतलब कि हर थोड़ी देर हर थोड़े दिनों में क्या होता है, कोई ना कोई एक्सपेंसेस आ जाते हैं, डे टू डे है, विद इन 1 ईयर, तो वो तो रिकरिंग हो गए, ये नॉन रिकरिंग तो नहीं होंगे, है ना, तो ये तो रिकरिंग है, तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं वो नॉन रिकरिंग होते हैं, क्योंकि हम इनको लंबे टाइम के लिए बना के चलते हैं कि हाँ भाई लंबे टाइम के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, फिर आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इंक्रीज करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकर टू मेंटेन, यस बिल्कुल सही बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं हमारी अर्निंग कैपेसिटी को, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे क्या है, इंक्रीज करते हैं अर्निंग कैपेसिटी को। तो हमारी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, तो दोनों तो वैसे ही नहीं हो सकती ना, दोनों इनकरेक्ट है, बची कौन सी, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है ओनली 2 स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन विच एक्टिविटी ऑल प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड। ऐसा कौन सी एक्टिविटी होती है जिसमें जितने भी प्रॉफिट्स हैं हम हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उनको प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट का पार्ट है ना उसको री इन्वेस्टमेंट या फिर रिटेन कर लेंगे, या तो उसको रिजर्व कर लेंगे या फिर क्या कर देंगे, उसको री इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस में। तो वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है प्रॉफिट से निकाला गया पार्ट, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, है ना। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि देखिए लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी तो ऐसे तो ये तो कुछ भी नहीं होते। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है कि ये जनरली हम वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हम डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 99। अ कंपनी इश्यूज 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। कंपनी क्या करती है, इश्यू करती है 1000 डिबेंचर्स को और 100 ईच है 6% डिस्काउंट पे, एंड द डिवेंचर आर टू बी रीपेड बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। देखिए डिवेंचर जो है उनकी हम रीपेमेंट कर रहे हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट है हर साल की। तो पहले साल की जैसे कि अगर हम मान के चलें तो 1000 डिवेंचर्स हैं,
कितने हैं? 100 ईच है। तो टोटल डिवेंचर्स कितने हो गए हमारे? 1 लाख हो गए, है ना? तो 1 लाख पहले साल है, 20,000 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो, तो पहले की 1 लाख होगी, तो दूसरे में कितने बचेंगे? 80,000। तीसरे में कितने बचेंगे? 60,000। चौथे में कितने बचेंगे? 40,000 और फिफ्थ ईयर में कितने बचेंगे हमारे? 20,000। तो 5 साल में क्या है इनकी पेमेंट होगी, ठीक है? इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम इनकी पेमेंट करेंगे। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो निकलेगा? 5:4:3:2:1। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। ऐसे मैंने ये रेशियो निकाला है, ठीक है? तो ये कैसे रेशियो निकल जाएगा हमारा? 5 4 3 2 1। ओके, तो कितने डिवेंचर्स है? 100 डिवेंचर्स है। डिस्काउंट कितना दे दिया? 6% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है? 1000 डिवेंचर्स पे हमने क्या कर दिया? 6% डिस्काउंट दे दिया। तो 1000 के हिसाब से अगर हम 1 लाख का 6% निकालें, टोटल डिवेंचर्स कितने हो गए? 1 लाख का 6% कितना बचेगा हमारा? 1 लाख का 6% है वो कितना हो जाएगा? डिस्काउंट की अमाउंट हमारी 6,000 हो जाएगी, है ना? तो पहले साल में कितनी पेमेंट हुई है? हमें क्या बताना है कि व्हिच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज राइट ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की हमें बतानी है। तो 6,000 पे हमारे फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। रेशियो जब हमने निकाल लिया है तो इससे फर्स्ट ईयर का निकल जाएगा। इससे तो हम किसी भी ईयर का निकाल सकते हैं, चाहे फर्स्ट का हो तो ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये, ठीक है? तो हमें किसका निकालना है? फर्स्ट का निकालना है। फर्स्ट का कितना है? 5 अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 3 12, 13 14 और 1 15, 5/15 हो जाएगा। तो 15 चौके 60, 400 और 5 चौक 20, 2,000, ठीक है? तो हमारी करेक्ट अमाउंट क्या आ जाएगी? 2,000। आई विश आपको ये समझ में आ गया हो। मैंने मेरी तरफ से कोशिश करी है। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम और मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 100 क्या है कि द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और द टोटल्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जो रिलेशनशिप बताए अलग अलग कंपोनेंट्स की या फिर टोटल जो भी है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी कोई भी एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप जो बता रहा है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेट से क्या लग जाएगा कि स्टैटिक है, डेफिनेट है पीरियड तो स्टैटिक हो गया, है ना? तो इससे भी आपका आंसर निकल जाता कि जो भी स्टैटिक एनालिसिस होते हैं, वर्टिकल एनालिसिस होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें 2 या 2 से ज्यादा पीरियड्स की, 2 है या फिर 2 से ज्यादा है, तो उन पीरियड्स के अंदर कौन सा यूज करते हैं हम? हॉरिजॉन्टल या फिर डायनामिक एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस क्या होता है? जो मैनेजमेंट करती है। इंटरनल क्या हो जाएगा? जो मैनेजमेंट करती है ना? ये कोई वैसे रिलेशनशिप का मेथड नहीं है, बस यही है कि इंटरनली एनालाइज करती है मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में क्या होता है? जो आउटसाइडर्स करते हैं, चाहे हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 101। A does not keep proper accounting records of his business. A क्या है? proper accounting record नहीं रख रहा है. He gives the information what will be the profit or loss. हमें कैलकुलेट करके देना है कि प्रॉफिट और लॉस क्या होगा. बड़ा लेजी बंदा है भाई, ठीक है? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 2 लाख है. क्लोजिंग 2.5 लाख है. हमें ये स्टेटमेंट्स दी गई. ड्रॉइंग्स कितनी है? 60,000 है. और कैपिटल एडेड कितनी है? 75,000. देखिए ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 2 लाख है. एड कितनी कर दी बीच में? 75,000 क्या कर दी? ऐड कर दी. ड्रॉइंग्स निकाल कितनी ली? 60,000 उन्होंने निकाल ली, ठीक है? तो कितना हो गया? ये अगर हम इसको 2 लाख अगर इसको 2 को रिमूव कर दूं, मैं 2,75,000 लिख दूं इसकी जगह, सीधा 2 की जगह, क्योंकि हमने ऐड कर दी तो ये ऐड हो जाएगा ना। तो इधर 2,75,000 लिख रही हूं मैं, ठीक है? क्योंकि 2 लाख में हमने 2 लाख ओपनिंग कैपिटल है और बाद में ऐड करी, उन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है? इस वजह से 2,75,000 हो गए। तो इसमें से 60,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2,15,000, ठीक है? और इन्होंने क्या बोला कि क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितनी है? 2,50,000। क्लोजिंग कितनी है? 2,50,000 और ओपनिंग कितनी है? 2,15,000, ठीक है? तो बची कितनी? 35,000। 35,000 हमारी बढ़ गई ना, पहले की बजाय 35,000 बढ़ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया भाई,
ठीक है? इसमें तो देखिए सीधा अपने को कैलकुलेट करना था कि कितनी अमाउंट है। कई बार क्या करता है कि ये भी दे देता है, यहाँ पे लिख देता है कि पत 35,000 प्रॉफिट है या फिर 35,000 लॉस है, तो उसमें भी आप कन्फ्यूज़ मत होना कि अगर पहले से बड़ी है तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर पहले से कैपिटल जो थी उससे अब कैपिटल घट गई है तो वो हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? 102 नंबर क्वेश्चन, that representation of various factors affecting net profit and capital, ऐसे फैक्टर्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड को बाय अ चार्ट। एक चार्ट ऐसा कौन सा चार्ट है जिसपे हम क्या करते हैं नेट प्रॉफिट और कैपिटल को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा कौन सा चार्ट होता है? दोनों पॉइंट को जब हम लेके चले तो क्या हो जाएगा? ड्यू पॉइंट चार्ट हो जाएगा जी वो हमारा, ठीक है? जिसमें हम नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड या पुअर चार्ट की मैं बात करूं तो ये हम क्या करते हैं? क्रेडिट रेटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है? क्रेडिट रेटिंग के लिए यूज करते हैं। एनवाईएसई क्या हो जाता है हमारा? स्टॉक से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है? स्टॉक को जो भी रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती है। ब्रेक इवन क्या हो जाता है हमारा? जो भी हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का रिलेशनशिप जो भी बताता है वो हमारा ब्रेक इवन चार्ट होता है, ठीक है? आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। 103 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 21,28,000 और टोटल डेट्स हमें है 42,50,000। अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट्स कितनी है? 27,30,000। तो हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है? समझ में आया? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो करंट रेशियो के लिए हमें क्या-क्या चीजें चाहिए? करंट एसेट्स भी चाहिए और करंट लायबिलिटीज भी चाहिए। तो हमें तो ऐसी टर्म दी गई है, अब हम निकालेंगे कैसे? तो चलिए इसी से हम निकालते हैं सबसे पहले हमारी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कौन सी होगी? देखिए, करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी है यानी कि फिक्स लायबिलिटी है, वही हमारे टोटल डेट्स होते हैं, है ना? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ही तो हमारे, देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दोनों क्या हो जाएंगे? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म करेंगे तभी तो टोटल डेट निकलेंगे ना। तो लॉन्ग टर्म तो हमें गिवन है कि कितनी है? 27,30,000 है। शॉर्ट टर्म हमको निकालना है तो शॉर्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? तो करंट लायबिलिटीज कैसे निकलेगी? टोटल डेट में से हम क्या करेंगे? टोटल डेट में से हम हमारे लॉन्ग टर्म डेट को माइनस कर देंगे। तो टोटल डेट्स कितने हैं? 42,50,000 है ना? इसमें से कितना माइनस कर देंगे? 27,00,000 और 30,000। तो हमारा कितना बच जाएगा? देखिए 1 2 3 42,50,000 था ना? हाँ, 5 में से 3 गया 2 और 12 में से 7 गए 5 और 3 में से 2 गया 1। तो 15,20,000 क्या हो जाएगी? हमारी करंट लायबिलिटीज हो जाएगी, ठीक है? ये हमारी क्या होगी? करंट लायबिलिटीज होगी। अब निकालें करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए जो वर्किंग कैपिटल होती है वो क्या होती है हमारी? करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज इधर चली जाएगी, ऐड हो जाएगी वर्किंग कैपिटल के साथ में। तो वर्किंग कैपिटल कितनी है? 21,28,000 है, ठीक है? तो करंट लायबिलिटीज कितनी है जो हमने अभी कैलकुलेट करी? 15,20,000 है। तो कितनी अमाउंट निकलेगी? यहाँ पे 8 आ जाएगा और 2 और 2 4 5 और 1 6 और 2 और 1 3 36,48,000 हमारे क्या हो जाएंगे? करंट एसेट्स हो जाएंगे, ठीक है? 36,48,000 हमारे करंट एसेट्स हो जाएंगे। तो इससे हम क्या करेंगे? हमारा करंट रेशियो निकालेंगे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो इसको हम 15,20,000 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, पहले जैसे हम इसको 4 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? अगर हम 4 से कट कर रहे हैं तो 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32 और ये क्या आ जाएगा? 4 9 जा 36 4 1 जा 4 4 2 जा 8। फिर हम इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 दूनी 38 और ये जाएगा हमारा 48 पे, ठीक है? तो अब जैसे और इसको कट करेंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा? 2.4:1 रेशियो आ जाएगा इधर, ठीक है? चाहे तो आप करके भी देख लीजिए, ठीक है? निकलेगा यही वाला, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Which ratio indicates a firm's capacity to pay long-term debts and procure additional loans and inform whether the firm is following the policy of trade on equity? ऐसा कौन सा रेशियो है जो इंडिकेट करता है फर्म की कैपेसिटी बताता है फर्म की कि वो लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट कर सकता है, ठीक है? एडिशनल लोन्स को भी प्रोक्योर कर सकता है और ट्रेड ऑन इक्विटी की पॉलिसी क्या कर रही है हमारी जो फर्म है? ट्रेड ऑन इक्विटी की जो पॉलिसी है वो फॉलो अप कर रही है, यानी कि एक फर्म क्या है? एक अच्छे तरीके से हमारी क्या चल रही है?
तो वो कौन सा रेशो होता है जो ये वाली चीजें इंडिकेट करता है। देखिए फर्म की कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म डेट पेमेंट करने की, तो डेट आ जाएगा हमारा कि डेट की पेमेंट अच्छे से कर रहे हैं, और ट्रेड ऑन इक्विटी भी लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। पॉलिसी जो बता रही है वो हमारी क्या हो जाएगी, डेट इक्विटी रेशो वाली हो जाएगी, ठीक है। जो डेट इक्विटी रेशो होता है ये हमें क्या बताता है कि फर्म लॉन्ग टर्म डेट्स की पेमेंट कर सकती है, ठीक है। पहली चीज तो ये बताता है। फिर ये बताता है कि हम प्रोक्योर कर सकते हैं एडिशनल लोन्स को या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और क्या बताता है कि फर्म की पॉलिसी फॉलो अप कर रही है ट्रेड ऑन इक्विटी को, ठीक है। फर्म क्या है, फॉलो कर रही है पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। इक्विटी पे ट्रेड करने की पॉलिसी को फॉलो कर रही है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो हमें बताता है कि टोटल एसेट्स जितने भी है ना, वो कितने शेयर होल्डर्स ने फाइनेंस करे हैं वो बताएगा। प्रोप्राइटर्स ने, प्रोप्राइटर बोल दो, शेयर होल्डर बोल दो, ठीक है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, ये क्या है, ये एक तरीके का हमारा क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ठीक है। डेट सर्विस रेशियो क्या है, कि जिसके अंदर हमारी क्या एबिलिटी, हमें क्या मेजर करते हैं कि हम इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट्स की कितनी पेमेंट कर सकते हैं, उस चीज को मेजर करते हैं हम इसमें, ठीक है। ये हमारा डेट सर्विस रेशियो होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, ये क्या बताता है, दैट रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट्स के हिसाब से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू एसरटेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखिए बिल्कुल सही बात है। डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे तभी तो हमें हमारे एसेट्स की ट्रू वैल्यू पता चलेगी ना, कि ये कितनी रिड्यूस हो चुकी है। तो ये वाले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। When market value of an asset is higher than the book value, जब हमारी मार्केट वैल्यू क्या है, हायर है बुक वैल्यू से, तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही मार्केट वैल्यू पे होता है ना। तो हमारी स्टेटमेंट सिर्फ फर्स्ट वाली करेक्ट हो जाएगी। ओके, डेप्रिसिएशन क्या है कि कॉस्ट पे बेस्ड है, यूजफुल लाइफ पे बेस्ड है, और वियर एंड टियर के बारे में हम बात करते हैं। ओके, पैटी कैश बुक की बात कर लेते हैं। पैटी कैश बुक का क्वेश्चन आ गया है कि किसके लिए मेंटेन किया जाता है, इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग फॉर व्हाट। क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या इनकम करते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन कैश करते हैं, इनकम रिसीव्ड इन कैश ओनली, या फिर इनकम एंड पैटी एक्सपेंसेस। पैटी कैश बुक क्या करती है, हमारे पैटी एक्सपेंसेस जो भी हम पेमेंट करते हैं कैश में, उस चीज को रिकॉर्ड करती है। पैटी एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे एक्सपेंसेस, सॉरी, बहुत ही छोटे-छोटे एक्सपेंसेस जो भी है, रूटीन के हैं, रिपिटेटिव है, रिकरिंग है, ठीक है? डे टू डे जो भी फंक्शनिंग के एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम पेटी एक्सपेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स पोस्टेज हो गया, टेलीग्राम टेलीफोन हो गया, कार्टेज हो गया, स्टेशनरी आइटम्स होगी, रिफ्रेशमेंट्स होगी, लोकल ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होती है कि हम इसको पेटी कैश बुक में इंक्लूड करते हैं, ठीक है? और मेंटेन होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है कि हम ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा ही जोड़ लेंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे कि 15 है, 20 है, 10 है, ऐसे ऐसे नहीं। हम टोटल ही देख लेंगे कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ही देख लेंगे, ठीक है। नेचर क्या होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि डे टू डे इनकर हो रहा है, तो वो क्या हुआ, हमारा रेवेन्यू हो गया, रिकरिंग है ये, ठीक है। और चार्ज किस पे होते हैं, पी एंड एल अकाउंट से हम इसको चार्ज करते हैं, ठीक है। 107 क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन्ड बाय द बैंक। पासबुक क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जो कस्टमर मेंटेन करता है, कस्टमर की जो बैंक मेंटेन करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अ बिजनेस फर्म पीरियडिकली प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंसेस एज पर कैश बुक विद द पासबुक एज दीज टू शो डिफरेंट बैलेंसेस फॉर वेरियस रीजन। जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि बिजनेस फर्म क्या करती है, पीरियडिकली प्रिपेयर करती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया है 2024 में कि हम पासबुक में एंट्रीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिजनेस फर्म क्या करता है कि प्रिपेयर करता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स को, किसके लिए, रिकंसाइल करना बैंक बैलेंसेस को कैश बुक का, एज पर कैश बुक के हिसाब से किसके साथ, पासबुक के साथ, ठीक है। कि अलग अलग जो भी बैलेंसेस हैं उनका क्या डिफरेंस है, कैसे हमने एंट्रीज करी है, ठीक है, काफी सारे रीजंस के लिए। तो हम क्या है, ये बिल्कुल सही बात है कि पीरियडिकली प्रिपेयर करती है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सही हो जाएंगी, ठीक है। सॉरी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये मैं थोड़ा गलती से टिक हो गया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 108, ये हमें क्या पूछ रहा है, that the current liabilities of XYZ are 1,50,000 and current ratio क्या है 3:1 and liquid ratio क्या है 1:1
एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, 2024 में भी यही सेम क्वेश्चन है, 2023 में भी यही सेम क्वेश्चन है और आज हम 2022 का पेपर कर रहे हैं, उसमें भी सेम क्वेश्चन है। बस फर्क क्या कर दिया है, किसी में हमको स्टॉक पूछ लिया, किसी में करंट लायबिलिटी पूछ लिया, किसी में करंट रेशियो पूछ लिया, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, चलिए समझते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, इन्वेंट्री या फिर जिसको हम स्टॉक बोल देते हैं, इन्वेंट्री बोल दो या फिर स्टॉक बोल दो। क्या फॉर्मूला है हमारा, वेट अ मिनट, इन्वेंट्री बोल दो या फिर स्टॉक बोल दो चाहे। ठीक है, तो इन्वेंट्री हो गया, चाहे हम इसको स्टॉक बोल दें। क्या फॉर्मूला है, करंट रेशियो माइनस में लिक्विड रेशियो या फिर जिसको क्विक रेशियो हम बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय में करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो में क्या गिवन है, 3/1। ठीक है, लिक्विड रेशियो क्या है, 1/1। इनटू में हमारा कितना है, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज की क्या अमाउंट है, 1,50,000। ठीक है, तो नीचे का सेम है तो इसको हटा दो चाहे, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा। नीचे 1 है तो 1 को तो चाहे नहीं रखो, तो 2 इंटू में 1,50,000, तो 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा, 3 लाख, है ना। 15 दूनी 30 कितना हो जाएगा हमारा, 3 लाख हो जाएगा। यही हमारे स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू स्टेक होल्डर्स एज एंड व्हेन इट इज ड्यू इज नोन एज। जो हमें क्या बताना है कि व्यवसाय को की अपनी पणधारियों की देय राशियों की भुगतान क्षमता को जाना जाता है, कि बिजनेस की क्या एबिलिटी है जो भी अमाउंट ड्यू है स्टेक होल्डर्स को उसको पेमेंट करने की, और जब वो ड्यू होती है तब उसको पेमेंट करने की, कि फर्म कितनी सॉल्वेंट है कि जब भी ड्यू हो रही है अमाउंट उसको पेमेंट कर रही है, जब भी ड्यू हो रही है उसको वो पेमेंट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्वेंसी हो जाएगा। देखिए फाइनल आंसर की में तो इसका आंसर प्रॉफिटेबिलिटी दिए गए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी तो हम सिर्फ प्रॉफिट्स को मेजर करते हैं ना, सॉल्वेंसी की बात नहीं करते हैं कि वो कितना अमाउंट ड्यू को पेमेंट कर सकती है नहीं कर सकती। ठीक है, मेरे हिसाब से सॉल्वेंसी होना चाहिए। आंसर की में प्रॉफिटेबिलिटी दिया है, क्यों दिया है ये मुझे नहीं पता, गलती से दिया गया है या फिर कैसे दिया गया है या फिर और कोई मेथड है इसका, वो भी मुझे नहीं पता। इसका होएगा सोल्वेंसी ही, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में सिर्फ हम प्रॉफिट्स को मेजर करते हैं। ठीक है, कि कितनी अर्निंग हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है। लिक्विडिटी में क्या मेजर करते हैं कि हमारी क्या एबिलिटी है करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट करने की, करंट में हम कितनी लिक्विडिटी है हमारी कि हम पेमेंट कर सकते हैं ऑन द टाइम। ठीक है, और लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी क्या बताता है कि हमारा क्या है कि बैलेंस करते हैं हम लिक्विडिटी और प्रॉफिट को, दोनों को बैलेंस करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इक्विलिब्रियम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पार्टनर हैज एग्रीड टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन वर्क। देखिए कहीं पे भी आपको लगे कि ये वाली चीज मैम सही नहीं बोल रही हैं या फिर सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे भी कोई नेगेटिव पॉइंट आपको लग रहा है कि ये इम्प्रूव किया जाना चाहिए, प्लीज लेट मी इन्फॉर्म, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। ठीक है, डिसोल्यूशन वर्क फॉर an agreed remuneration be it the realization expenses, then what will be the journal entry if the payment of realization expenses made by the firm। ये बोला गया है कि पार्टनर्स क्या करते हैं, एग्री करते हैं टू अंडरटेक डिसोल्यूशन वर्क, कि वो क्या करें, डिसॉल्व वही करेंगे फॉर एन एग्रीड रेम्यूनरेशन, लेकिन उसके बदले में क्या लेंगे, वो रेम्यूनरेशन लेंगे। ठीक है, टू बियर रेम्यूनरेशन बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसके हिसाब से वो रेम्यूनरेशन लेंगे। तो कौन सी जनरल एंट्री पास होगी अगर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है कि फर्म कर रही है, फर्म पेमेंट कर रही है, लेकिन एग्री कौन कर रहा है, पार्टनर से एग्री कर रही है ना डिसोल्यूशन वर्क करने के लिए, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, यही इसकी करेक्ट एंट्री हो जाएगी। While preparing cash flow statements of financial enterprises, interest and dividend received should be classified as, जो भी interest और dividend हम receive करते हैं उनको should be classified as क्या, कैसे क्लासीफाई करते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू करते हैं, फाइनेंसिंग के थ्रू करते हैं, इन्वेस्टिंग या बिजनेस। देखिए अगर हमें दिया गया कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऐसे दिया गया तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग हो जाएगी। अगर अलग देता इंटरेस्ट रिसीव या फिर बोलता डिविडेंड रिसीव, वो हमारी क्या हो जाती, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती। लेकिन अभी हमें क्या बोला है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बोथ बोला है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगी। कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं उनको हम जान लेते हैं, इनफ्लो में क्या होती है, आउटफ्लो में क्या होती है। तो देखिए पहले तो हम यही बता देते हैं कि ऑपरेटिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑपरेट कर रहे हैं, डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो की जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती है
वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इनफ्लोज में क्या आता है कि जो भी हमने कस्टमर से पैसा लिया है, ठीक है, इंटरेस्ट डिविडेंड के तौर पे हमने जो भी रिसीव करा है, ठीक है, और जो भी हमारा ऑपरेटिंग रिसिप्ट से जो भी हमने रिसीव करा है, चाहे वो रेंट हो और रॉयल्टी हो, फीस हो, ठीक है। आउटफ्लो क्या होता है? पैसा बाहर किसके लिए जाएगा? सप्लायर के लिए जाएगा, सप्लायर को पेमेंट करेंगे, एम्प्लॉयज को पेमेंट करेंगे, चाहे वो वेजेस हो, सैलरीज हो, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए रेंट हो गई, यूटिलिटीज हो गई, ठीक है। टैक्सेस की पेमेंट करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स जो हो गया वो उसके लिए, ठीक है, और इंटरेस्ट के लिए पेमेंट करेंगे। ये सारी एक्टिविटीज किस में आएगी? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगी। दूसरा हमारा क्या आता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती है। इन्वेस्टिंग में क्या हो गया कि जो हम क्या करें, फिक्स्ड एसेट से लेके चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं हम? फिक्स्ड एसेट्स लगा लीजिए, ठीक है, उसको सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हमारी क्या लैंडिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो उनके लिए जो भी हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो सारी हमारी क्या होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी। अगर पर्टिकुलर टर्म्स की बात करूं इनफ्लोज के लिए, तो वो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगा। फिक्स्ड एसेट्स को बेच के जितना भी पैसा आ रहा है वो इनफ्लो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के सेल या मैच्योरिटी से जो पैसा आ रहा है वो आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट पे क्या आएगा? शेयर्स आएंगे, बॉन्ड्स आएंगे, ये आएंगे। लोन की रिकवरी से जो भी पेमेंट, जो भी पैसा आ रहा है, ठीक है, डिविडेंड जो भी हमने रिसीव करा है, इंटरेस्ट जो भी रिसीव करा है, ठीक है, वो आ जाएगा। कैश फ्लो आउटफ्लो क्या होगा? आउटफ्लो में हमको क्या बताना है, क्या होगा कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स को जब हमने परचेज करा है तो उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो आउटफ्लो में आ जाएगा। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमने करा है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। और एक और क्या आ जाएगा? लोन गिवन टू अदर्स, जो लोन दिया जा रहा है दूसरों को, वो भी हमारा क्या आ जाएगा? एक तरीके से आउटफ्लो ही हो जाएगा। फिर तीसरी एक्टिविटीज होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तो मैंने आपको बताया नहीं। कैश फ्लो के अंदर देखिए 3 एक्टिविटीज होती है जो भी हमने करी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, वो मैंने आपको ये वाली चीज बताई नहीं। देखिए तीनों एक्टिविटीज होती है। अब इन तीनों एक्टिविटीज को हमने क्लासिफाई करा है और इनके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो 2 में पढ़ चुके हैं। तीसरा हमारा क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है, ठीक है। कैश फ्लो में हम इन तीनों एक्टिविटीज के बारे में बात करती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमें क्या बताती है कि जो भी हम फंड्स की रिपेमेंट कर रहे हैं या फिर उनको रेज कर रहे हैं, जो भी पैसा, ठीक है, पैसे की जब बात कर रहे हैं, फंड्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा हमारा? फंड जो भी है ऑनर से या क्रेडिटर से, वो हमारी सारी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगी, ठीक है। फिर इनफ्लोज में हमारा क्या क्या आता है इसमें कि हमें इशू ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स को हमने इशू करा उससे जो भी प्रोसीड्स मिली है हमको, ठीक है, डिवेंचर्स के प्रोसीड्स मिली है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से जो भी हमें प्रोसीड्स मिली है, या फिर बाकी जो भी कैपिटल रिसीट्स जो भी होती है हमारी, ठीक है। कैपिटल आउटफ्लो में हमारा क्या आता है? आउटफ्लो कैसे होगा? अगर हम रीपेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की हो, चाहे लोन्स की हो, है ना, रिडम्पशन कर रहे हैं शेयर्स को, उसके लिए भी आउटफ्लो हो जाएगा। डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, उसके लिए भी हो जाएगा। और इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, जो भी हमारा क्या है, बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, उसके लिए भी, ठीक है। तो ये थी हमारी तीनों एक्टिविटीज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाली चीजें। 112 नंबर क्वेश्चन में क्या आता है कि ए लिमिटेड हैज एग्रीड टू पे परचेज प्राइस ऑफ बिल्डिंग 2,20,000, half the payment made in cash and remaining half by the issue of 9% debentures of 100 each at a premium of 10%। कि ए ने क्या सोचा कि वो पे करेगा परचेज प्राइस बिल्डिंग का 2,20,000, आधी पेमेंट तो उसने कैश में कर दी, तो बच्ची कितनी? आधी। तो 2,20,000 थे, है ना, 2,20,000 थे, उन्होंने आधी कर दी, तो आधी कितनी होगी अब? 1,10,000 बच गई, है ना। ये 1,10,000 जो है, इसके लिए ए लिमिटेड ने क्या सोचा कि इनको इश्यू कर देते हैं डिवेंचर्स को एट 100 ईच, 100 ईच पे इश्यू कर देते हैं। लेकिन हम किस पे इश्यू कर रहे हैं? प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं। तो हमारा इश्यू प्राइस क्या हो जाएगा फिर? प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं तो 100 तो है ही, और 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो टोटल इश्यू प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? 110 रुपए हो जाएगा। हमें निकालना है हाउ मच डिवेंचर्स विल बी इशूड फॉर पेइंग परचेज अमाउंट। परचेज अमाउंट की पेमेंट के लिए हम कितने डिवेंचर्स, कितने इशू करने पड़ेंगे। तो परचेज अमाउंट कितनी हमारी? 1,10,000, ठीक है। अपॉन में इशू प्राइस कितना हो गया? 110 हो गया। ये हमारे क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर्स। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2024 में भी और 2023 में भी।
नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करना बहुत इजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारे डिबेंचर्स की जो एक्चुअल प्राइस है उसको अपॉन में क्या हो जाएगा, हमारा जो भी हम इश्यू प्राइस है वो आ जाएगा। तो हमारे कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1000 रुपए आ जाएंगे हमारे। कितने रुपए आ जाएंगे, सॉरी 1000 डिवेंचर्स आ जाएंगे हमारे। कितने आ जाएंगे, 1000 डिवेंचर्स हम क्या करेंगे, इश्यू करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो जाएंगे, 1000। ओके सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट और पेमेंट अकाउंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या ये डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है, जी नहीं, ये डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करता। तो स्टेटमेंट हमारी दूसरी करेक्ट हो जाएगी। क्या इसके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, होता है भाई, ओपनिंग बैलेंस तो होता ही है। इट इंक्लूड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम ओनली टू करंट पीरियड। क्या सिर्फ करंट पीरियड से होता है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रिसीट और पेमेंट अकाउंट के लिए। रिसीट और पेमेंट अकाउंट का क्या नेचर होता है कि कैश बुक होती है ये हमारी एक तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें हम सारी कैश और बैंक रिसीट और पेमेंट की क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं कि सारी रिसीट और पेमेंट इंक्लूड करते हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू हो। ठीक है, चाहे करंट पीरियड की हो चाहे लॉन्ग टर्म पीरियड की हो, दोनों ही हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, सिर्फ करंट पीरियड की नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। डज नॉट इंक्लूड नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम को इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो उनको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और एक्रूड इनकम को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस होते हैं इसके पास में। ठीक है, और सारी कैश ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, शो करते हैं। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है रिसीट और पेमेंट अकाउंट के अंदर। एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं। देखिए कंपनी की फॉर्मेशन से क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं है 2023 में आया है, पता नहीं 4 में आया है, कि कौन सी की होती है। तो वो होती है ऑल्ट प्लस F3 की होती है, जिससे कंपनी की फॉर्मेशन के लिए हम जो यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ऑल्ट प्लस में F3 की। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है, द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं फॉर्मेशन के टाइम पे। देखिए अभी कंपनी फॉर्म नहीं हुई है, फॉर्म होगी, मतलब फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है तो पहले ही एक्सपेंसेस हो गए, है ना, वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, जो हम क्या एक्वायर करें या फिर अपने फिक्स एसेट्स को हम क्या करेंगे, इंप्रूव करने के लिए करेंगे, लॉन्ग टर्म वाले हो जाएंगे। ठीक है, बाद वाले। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, जो भी शेयर्स और डिवेंचर्स के ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कैपिटल रेजिंग हो गए, है ना, कॉस्ट होगी हमारी कैपिटल को रेज करने की, वो वाला एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो डे टू डे के लिए होते हैं, है ना, रिकरिंग होते हैं, डे टू डे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 115, द रिकरिंग ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट इज ट्रीटेड एज। जो रिकरिंग ग्रांट है फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट, उसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल रिसीट मानते हैं, डोनेशन मानते हैं, रेवेन्यू मानते हैं। देखिए रिकरिंग कौन सा होता है, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स तो हमारी नॉन रिकरिंग होती है ना, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। डोनेशन कोई भी दान हो गया। ठीक है, और हमारा ये एंडोमेंट फंड क्या हुआ कि डोनेशंस के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कैपिटल रेवेन्यू दोनों हो सकता है कि मतलब कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम इसके लिए। और एंडोमेंट फंड में हमारा क्या आ जाएगा कि हम हमारे कैपिटल फंड्स को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं कुछ काम के लिए, ताकि हमारे को स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम उस फंड को क्या कर सकें, यूज कर सकें। स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम हमारे फंड्स को यूज कर सकें। ओके, प्लीज राइटिंग पे मत जाइए, थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है राइटिंग उतनी। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा है, ये जरूर बता के जाइएगा। 116 नंबर क्वेश्चन, विच हुंडी इज सिमिलर टू डिमांड बिल। डिमांड बिल से कौन सी है, डिमांड कर रहे हो आप तो कौन सी होगी, दर्शनी होगी, सहयोग होगी, मुद्दती होगी, या जवाबी होगी। जवाबी से क्या समझ में आ रहा है कि ये तो आंसर से रिलेटेड है। तो डिमांड बिल क्या हो जाएगा हमारा, दर्शनी हुंडी हो जाएगी। ठीक है, दर्शन दे दो भाई, डिमांड दे दो। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो थोड़ा। तो डिमांड बिल से कौन सी होती है हमारी, दर्शनी हुंडी होती है। और जो सहयोग हुंडी जो होती है वो हमारी क्या होती है,
ट्रांसफर से रिलेटेड होती है, ठीक है। जो एंडोर्समेंट ट्रांसफर हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में, एंडोर्समेंट जो भी हो रही है, ट्रांसफरेबल से रिलेटेड जो भी होती है, वो होती है हमारी सहजोग होती है। और मुद्दती हुंडी में क्या होता है कि मुद्दत हो गया भाई, जैसे हमारी भाषा में तो बोलते हैं मुद्दत हो गई, इस बात को फिक्स्ड पीरियड के लिए हो गया है ना। तो क्या है, फिक्स्ड पीरियड के लिए जो पेमेंट होती है वो क्या होती है, मुद्दती हुंडी होती है। जैसे कि टाइम बिल जो होता है उससे रिलेटेड होती है ये वाले टर्म। जवाबी हुंडी क्या होती है, रिप्लाई देना या जवाब देना। कब इश्यू करते हैं कि दूसरी हुंडी के रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, इश्यू करते हैं उस चीज को, ठीक है। दूसरी हुंडी के रिस्पॉन्स में हम जब इश्यू करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, जवाबी हुंडी होती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 117, फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए कौन सी स्टेटमेंट क्या हमारी ट्रू नहीं है। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज हम डेटर से लेते हैं या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा क्रेडिटर से लिया जाता है। डेटर से लिया जाता है या फिर क्रेडिटर से लिया जाता है, क्रेडिटर से ड्रॉन होता है ना, डेटर से थोड़ा ना ड्रॉन होता है। ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है, वो क्या हो जाएगी, इट इज ड्रॉन बाय डेटर। ये बिल्कुल सही है कि इट कंटेन एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज होगा तो क्या हम ये मान के चलते हैं कि एक ऑर्डर है कि हमें पेमेंट करनी है, एक ऑर्डर होता है पेमेंट करने के लिए। इट रिक्वायर एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई और समवन एल्स ऑन हिज बिहाफ। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, एक्सेप्टेंस भी ये रिक्वायर करता है, ठीक है। Question number 118. Kaushal and Gulab are partners in firm sharing profits in the ratio of 5:3. कौशल और गुलाब के ये रेशियोज हैं। उन्होंने राजू को एडमिट कर लिया फॉर न्यू पार्टनर एज अ 1/7 रेशियो, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें दे दिया 4:2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें निकालना है कौशल और गुलाब का, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। देखिए ये रेशियो वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे पूछ लेगा गेनिंग रेशियो बताओ, ठीक है, कभी आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ लेगा, तो ये क्वेश्चन रिपीट होता ही है, आप इसको अच्छे से समझ के चलें, ठीक है। तो ये आपका रिपीट जरूर होता है। तो हमको क्या गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो में से जब हम न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। तो ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, इसका कौशल और गुलाब का, जिसे अगर हम सिर्फ कौशल का निकालें तो कौशल का क्या है, अगर हम क्या निकालें, कौशल का निकालें तो क्या है, 5/8 है। ओल्ड क्या है, 5/8 है। और न्यू कितना है, 4:2:1 है। न्यू कितना है, वेट अ मिनट, कहाँ गया पेन, हाँ जी, न्यू कितना है, 4:2:1 है। तो कौशल का कितना हो जाएगा, 4 है। तो 4/4, 2 6 और 1 7 है ना। तो 8 7 जा 8 सतु 56 और 7 पंजू 35, 8 चौक 32। तो क्या आ गया, 3/56 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम गुलाब का निकालें तो कितना निकलेगा, ओल्ड रेशियो कितना है, 3/8 है ना। कितना गिवन है, ये देखिए, ये हमको ओल्ड रेशियो गिवन है ना, 5:3 क्या है हमारा ओल्ड रेशियो है। देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये क्या हमारा न्यू रेशियो है और ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, 5:3 है, ठीक है। ओके, तो ओल्ड रेशियो 5:3 है, तो गुलाब का 3/8 हो गया। और न्यू रेशियो कितना है, गुलाब के हिस्से में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2/7 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, 2/7। तो 8 सतु 56 हो जाएगा, 7 तिये 21 और 8 दूनी 14। तो 21 माइनस 14 कितना बचेगा हमारा, 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16। तो 21 माइनस 16 कितना बचेगा हमारा, 5/56। तो रेशियो हमारा क्या आ गया, 3:5 आ जाएगा, है ना। तो कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 में ही ये वाला रेशियो गिवन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी आपको लगे कि सही तरीके से नहीं समझाया जा रहा है, प्लीज लेट मी इन्फॉर्म, आगे से मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी। क्वेश्चन नंबर 119, अ कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 100 ईच। 200 शेयर्स इशू करे हैं, फॉरफिट करे हैं 200 शेयर्स 100 ईच, 70 कॉल्ड अप है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है फॉरफिचर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 70 कॉल्ड अप है, ऑन विच शेयर होल्डर्स पेड 50 पर शेयर, 50 पर शेयर क्या शेयर होल्डर्स ने पेमेंट करी है। तो अगर हम देखें कि अमाउंट कितनी फॉरफिट हुई, फिर 200 शेयर्स है और शेयर होल्डर ने कितनी पेमेंट करी है, 50 पेमेंट करी है ना। तो कितने हो गए, 2 पंजे 10,000 हो गए हमारे, ठीक है। कितने फॉरफिट हो गए, 10,000 हो गए। दी शेयर्स वर री इशूड एट 80 फुल्ली पेड अप शेयर।
80 फुल्ली पेड अप शेयर पे हमने इनको रीइश्यू कर दिया, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द री इश्यू एंट्री। तो री इश्यू एंट्री के अंदर हम शेयर फॉरफिटेड अमाउंट में कितनी अमाउंट आएगी, देखिए कॉल्ड अप कितनी है, कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, 200 शेयर्स है, कॉल्ड अप अमाउंट हमारी कितनी है, 70 है, ठीक है। तो कितनी अमाउंट होगी, कॉल्ड अप अमाउंट हमारी क्या क्या हो जाएगी, 14,000 हो जाएगी। ये हमारी कॉल्ड अप अमाउंट है, इतने हमने फॉरफिट कर दिए, ठीक है। तो बचे कितनी, 4,000, 4,000 ही बचे ना। कॉल्ड अप कितनी थी, 14 थी, 10,000 की हमने क्या करी, सोचा कि कंपनी की जो शेयर होल्डर्स ने क्या करी है, कितनी पेमेंट करी है, 10,000 करी है, तो 4,000 बच गए। यही 4,000 अमाउंट हम क्या करेंगे, रीइश्यू के टाइम पे डेबिट कर देंगे। ये तो था आसान क्वेश्चन। कई बार क्या पूछा जाता है कि फॉरफीचर की अमाउंट तो हमने निकाल ली, फिर हमें कैपिटल रिजर्व की अमाउंट भी कैलकुलेट करनी होती है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों निकालना आना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। जो ये वाली अमाउंट है यही हमारी क्या जाएगी उसके अंदर, फॉरफीचर अकाउंट में जाएगी जब हम रीइश्यू की एंट्री पास आउट करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूं कि रीइश्यू की क्या एंट्री होती है, एक बार बस मैं एंट्री बता रही हूँ आपको, वरना ज्यादा टाइम हो जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन भी नहीं आया है इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू टू का हमारा क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, एंड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमें कैलकुलेट करनी होती है, देखिए जैसे बैंक अकाउंट में हमने जैसे इधर कैलकुलेट करी कि बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, फिर हम शेयर फॉरफीचर की कैलकुलेट करते हैं, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर हमारी क्या जाती है, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट हम इधर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि इसमें ये 4,000 हमने कैलकुलेट करा है। काफी अच्छे तरीके से भी मैंने कैपिटल रिजर्व को कैसे कैलकुलेट करती हैं ये एक और क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या अमाउंट हो जाएगी, 4,000 हमारी क्या हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी फॉरफीचर अकाउंट के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो। Question number 120, in which system the monetary effect of a transaction is taken into an account in the period in which they are earned rather than in period which cash is actually received। जब earn हो गया ना तभी हमने उनको रिकॉर्ड कर लिया, तो earn हो गया तो क्या हो जाएगा, accrual basis हो जाएगा, है ना। जब earn हो गया हमने तभी इंक्लूड कर लिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, accrual basis हो जाएगा। कैश बेसिस में क्या होता है कि कैश में जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हम इंक्लूड कर रहे हैं वो हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ओपिनियन एंड बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड, ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट जो भी एटीट्यूड की वो क्या है, इफेक्टिव कंपोनेंट है, बिहेवियरल कंपोनेंट है, फीलिंग है या फिर कॉग्निटिव है। देखिए ओपिनियन है हर किसी का अपना, बिलीफ है, ठीक है, कोई भी एटीट्यूड को लेके तो वो उसके एटीट्यूड को लेके है, कोई भी ओपिनियन बिलीफ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव हो जाएगा, ठीक है। अफेक्टिव कंपोनेंट्स किससे रिलेटेड होते हैं, भावना से रिलेटेड होते हैं, भावनात्मक, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा तो भावना से रिलेटेड होते हैं, हमारे इमोशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, फीलिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या आता है, बिहेवियरल कंपोनेंट में आता है कि हमारे एक्शंस कैसे हैं, ठीक है, हम कैसा सोच रहे हैं, हमारे इंटेंडेड हम क्या करने को सोच रहे हैं या फिर एक्चुअल हमारे एक्शंस कैसे हैं, वो आते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। फीलिंग कंपोनेंट क्या हो गया, अफेक्टिव से रिलेटेड ही है, ये इमोशनल, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 122, द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, फॉरेन ट्रेड जो है हमारा डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, उसने किस एक्ट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है, एक्सपोर्ट रेगुलेशन है, इंपोर्ट डेवलपमेंट है या फिर दोनों है। देखिए जो फॉरेन ट्रेड है इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, वो है हमारा मार्कर कहाँ चला जाता है बारी बारी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंदर जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है उसको इसने क्या करा है, रिप्लेस करा है, ओके। Next question, a principle of the enlightened marketing that require that a company seek real product and marketing improvement। एक ऐसा प्रिंसिपल जिसमें हम क्या मान के चलते हैं कि मार्केटिंग का एक ऐसा प्रिंसिपल जो क्या रिक्वायर करता है, कंपनी क्या करे, रियल प्रोडक्ट दे मार्केटिंग इंप्रूवमेंट के लिए, रियल प्रोडक्ट पे फोकस करे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा क्या है, हम रियल प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, हम इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं, है ना। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनोवेटिंग मार्केटिंग हो जाएगा, जिसके अंदर हम रियल प्रोडक्ट या फिर मार्केटिंग इंप्रूवमेंट्स की हम बात करते हैं, इनोवेशंस की जिसमें हम बात करते हैं। कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग क्या होती है, जिसमें हम सुपीरियर वैल्यू हमारी क्या होती है, कस्टमर्स को ही होती है,
ठीक है? कस्टमर्स पे क्या होती है? सुपीरियर वैल्यू होती है। सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग क्या होती है? सोशल टर्म्स की जिसमें हम बात करते हैं, ठीक है? एंड कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग हमारी क्या होती है? जब डिसीजंस कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से हो, कंज्यूमर ओरिएंटेड ही हो, ठीक है? किससे ओरिएंटेड हो? कंज्यूमर ओरिएंटेड हो, कंज्यूमर्स के व्यू पॉइंट को हम प्रेफरेंस दे रहे हो, तो वो हमारी क्या होती है? कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 124, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज? बैंकिंग और इंश्योरेंस क्या है? कौन से टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है? जेनेटिक है, सेकेंडरी है, टेरिशरी है, मैन्युफैक्चरिंग है? ऑब्वियसली ये क्या है? हमारी टेरिशरी है या फिर सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। देखिए जेनेटिक इंडस्ट्रीज हमारी क्या होती है? जो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, फिर प्रोड्यूस करिए रॉ मटेरियल्स को, ठीक है? चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, माइनिंग में हो, ठीक है? ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंडरी कौन सी होती है? जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो भी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है? फिनिश या फिर सेमी फिनिश के लिए, जैसे टेक्सटाइल हो गई, है ना? स्टील प्लांट्स हो गए। रॉ मटेरियल से हम क्या कर रहे हैं? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी हो जाएगी। टेरिशरी कौन सी होती है? जिसमें हम सर्विसेज की बात करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, कौन सा भी सेक्टर हो, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं फिजिकल गुड्स को, ठीक है? सेकेंडरी का ही ये पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग क्या हमारा सेकेंडरी का ही पार्ट है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की जिसमें हम बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टाफ अथॉरिटी वर्क्स है। स्टाफ अथॉरिटी कैसे काम करती है? अ चेन ऑफ कमांड में काम करती है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड अ कैरियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडवाइस ऑफ सर्टेन मैटर्स। अगर स्टाफ अथॉरिटी की हम बात करें तो वो एक एडवाइस के तौर पे काम करती है, कुछ मामलों में सलाह देने का काम करती है, ठीक है? जो चेन ऑफ कमांड है वो किससे बिलोंग कर रही है? हमारी लाइन अथॉरिटी से बिलोंग कर रही है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एक तरीका फंक्शन है हमारा लाइन अथॉरिटी का, ठीक है? अगर फंक्शन की बात करी जाए तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। और तीसरा क्या करें? कैरियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी हमारे लाइन मैनेजर से रिलेटेड होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 126, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? का कौन सा एलिमेंट नहीं है? एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, हाँ जी ये तो हमने पढ़ा हुआ है। मेजरमेंट कोई भी हमारा एलिमेंट नहीं है। तो ये हैं इसके एलिमेंट्स। सबसे पहले सेंडर होता है, फिर मैसेज, फिर इनकोडिंग, फिर चैनल, फिर रिसीवर, फिर डिकोड करता है, फिर उसके बिहाफ पे सेंडर क्या रिसीवर क्या करता है? अपना फीडबैक देता है। ओके, 127, a partnership deed generally do not include which of the following? पार्टनरशिप डीड में क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती? नेम ऑफ द फर्म, हाँ जी इंक्लूड होता है। लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, पता नहीं, रुकिए वेट करते हैं, होती है नहीं होती? आप बताइए। जी नहीं होती लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, हाँ जी हम बिजनेस की ड्यूरेशन भी देख के चलते हैं और प्रोसीजर भी देख के चलते हैं। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो होती है, कौन कौन से कर्मचारी होंगे, उसकी क्या होती है? हमारे पार्टनरशिप डीड में नहीं होती। वो तो एक हमारा फर्म की चीज होगी ना, ठीक है? पार्टनरशिप डीड में नहीं होगी वो वाली चीज, ठीक है? तो पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीजें होगी? चलिए पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या? एक रिटन एग्रीमेंट है जो हमें डिफाइन करता है जितनी भी टर्म्स हैं, राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, ठीक है? जो भी प्रॉफिट शेयरिंग चीज होगी हमारी पार्टनर्स के बीच में, उन सभी चीजों को क्या करते हैं? हम इसमें डिफाइन करते हैं। मेन कंटेंट्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड में, तो नेम और एड्रेस देखेंगे फर्म का, नेम और एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप डीड में सिर्फ क्या होगा? फर्म और पार्टनर, सिर्फ दो ही चीजों के बारे में बात करेंगे, फर्म और पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? प्रॉफिट लॉस शेयरिंग क्या है हमारे पार्टनर्स का, वो देखते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा अगर है तो, सैलरी कमीशन क्या होगा, ड्यूटीज, राइट्स, पावर्स क्या है पार्टनर्स की, एडमिशन कैसे हो रहा है, रिटायरमेंट, डेथ कैसे हो रही है पार्टनर्स की, ठीक है? मेथड क्या है डिस्प्यूट्स को सेटल करने का, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, मेथड क्या है अकाउंटिंग का, रूल्स कौन कौन से होंगे हमारे डिसोल्यूशन से रिलेटेड। तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप डीड के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है? फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो इसलिए हम क्या करते हैं? पहले से ही एक डीड प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि हमारा क्या है? सही तरीके से क्लियरली स्टेटमेंट क्या हो हमारी प्रेजेंट हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 128, इनविजिबल, इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू। इनविजिबिलिटी क्या होती है? गुड्स तो टचेबल होते हैं, इनविजिबल तो नहीं होते, ठीक है? सर्विस होती है, कैपिटल होती है, एक्सपोर्टेशन होती है। तो वो जो इनविजिबिलिटी होती है वो हमारी क्या होती है? सर्विस होती है। सर्विस का क्या होता है? इनविजिबिलिटी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 129, एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ सिटीजंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज टू इंप्रूव द राइट्स एंड पावर्स ऑफ द बायर्स इन रिलेशन टू सेलर। वो क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनाइज मूवमेंट होना सिटीजन्स का या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज का, किसके लिए? टू इम्प्रूव करने के लिए हमारे राइट्स और पावर जो भी है बायर्स की,
वो क्या कहलाएगा? बायर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कंज्यूमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कंज्यूमरिज्म हो जाएगा। एनवायरमेंटलिज्म क्या होगा? एनवायरमेंट के बारे में बात करेंगे, है ना? सस्टेनेबिलिटी की कितने सस्टेन है रिसोर्सेज उसके बारे में। सिटीजनशिप कोई भी नागरिकता हो गई, जैसे कि आजकल लोग विदेशों में जा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया की ले रहा है, कोई अमेरिका की ले रहा है, वो वाली सिटीजनशिप। इंडिया वाले के लिए तो वही बात की अब क्या ही बोले इस टॉपिक पे, छोड़िए। 130 number question. A temporary pricing in which company sells products below the list price. लिस्ट प्राइस से नीचे पे एक ऐसी टेम्पररी प्राइसिंग डिसाइड कर देना कि जो भी हमारा प्राइसिंग है लिस्ट प्राइस है उससे भी नीचे का जो प्राइस हम चार्ज करेगी कंपनी, समटाइम्स इवन बिलो कॉस्ट, कॉस्ट से भी नीचे जो प्राइस चार्ज करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोशनल बोलती हैं, टेम्पररी बोलती हैं, एफओबी बोलती हैं या फिर जियोग्राफिकल बोलती हैं। देखिए इसमें तो बच्चों का क्वेश्चन पक्का गलत होगा। अभी भी आप पढ़ रहे हो तो आप सोच रहे हो हाँ टेम्पररी प्राइसिंग आएगा, जी नहीं आएगा। ये प्रमोशनल प्राइसिंग होती है भाई। प्रमोशनल प्राइसिंग क्या होती है कि एक टेम्पररी टाइम पे हम क्या करते हैं कि प्राइस को नीचे दिखा देते हैं कि हाँ भाई हमारे क्या है कि जो लिस्ट प्राइस जो भी लिस्टिंग प्राइस जो भी है होती है उससे हम दिखा देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपको 1500 का प्रोडक्ट मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 60% ऑफ पे, 40% ऑफ पे, है ना? ऐसे दिखा देते हैं ना, या फिर ऐसे दिखा देते हैं कि उससे भी कुछ इतना इतने रुपीस का प्रोडक्ट था, आपको आपको इतने में मिल रहा है। तो ये किसके लिए करते हैं? शॉर्ट रन सेल को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, है ना? प्रोपोर्शनल प्राइसेस होती है वो। एफओबी ओरिजिन क्या होती है? जो भी सेलर की लोकेशन से जब बायर क्या करता है फ्रेट की पेमेंट करता है, तो वो एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग होता है। ज्योग्राफिकल क्या होता है? जो अलग-अलग होता है, प्राइस वेरी करते हैं लोकेशन के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, वो हमारा क्या होता है? ज्योग्राफिकल प्राइसिंग होता है। टेम्परेरी प्राइसिंग नाम की कोई टर्म होती ही नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। टेम्परेरी प्राइसिंग नाम की कोई भी टर्म नहीं होती है, ठीक है? मनी क्या है? मनी इज व्हाट मनी डज। दिस डेफिनेशन ऑफ मनी वाज गिवन बाय, ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी? मनी इज व्हाट मनी डज। तो ये डेफिनेशन किसने दी है कि पैसा वह है जो पैसा करता है। ये किसने दी है? जी ये दी है हमारे वॉकर ने, ठीक है? वॉकर ने यही डेफिनेशन दी है कि मनी इज व्हाट मनी डज। अगर हम बात करें, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे, क्राउबर के बारे में भी, क्राउटर है या क्राउबर, हिंदी में तो क्राउबर लिखा है, क्राउथर क्राउथर है शायद ये। क्राउथर के बारे में भी क्या है कि कंफ्यूज होंगे, लेकिन उन्होंने क्या है कि फंक्शंस बताए मनी के डिटेल में, ठीक है? अगर पर्टिकुलरली हम डेफिनेशन की बात करें, ये वाली डेफिनेशन की बात करें, तो ये वॉकर से ज्यादा रिलेट कर रही है। क्रॉथर ने भी काफी सारी डेफिनेशन दी है जो भी मनी के फंक्शनिंग से रिलेटेड है उनसे रिलेटेड, लेकिन वॉकर ने क्या करा है हमारे आंसर के हिसाब से वॉकर ज्यादा सेट बैठ रहा है इसके साथ में, ठीक है? हॉटरे जो है, हॉटरे ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, क्रेडिट थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल के बारे में बात करा है हॉटरे ने, और कीन्स ने क्या करा हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में बात करा है, ठीक है? 132 नंबर क्वेश्चन, हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ पोस्ट कॉब। पोस्ट कॉब के बारे में किसने कंसेप्ट दिया है? देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ जाता है, ठीक है? तो ये कंसेप्ट किसने दिया है? मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन, लूथर गुलिक ने ये वाला कंसेप्ट दिया है। तो पोस्ट कॉब की क्या फुल फॉर्म है? पहले तो ये मान लीजिए कि ये मेन फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जो लूथर गुलिक ने हमें दिया है, ठीक है? पोस्ट कॉप का क्या मतलब हो गया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्ट, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है? तो ये हमारा पोस्ट कॉप की फुल फॉर्म है, ओके? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या इंक्लूड करता है? डेवलपिंग प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस को इंक्लूड करता है। वेट अ मिनट, क्या प्रीमाइसेस को इंक्लूड करता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स या फिर असाइनिंग ड्यूटीज या फिर अल्टरनेटिव को सेट करना। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं भाई? असाइन करते हैं ना ड्यूटीज को, ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप प्रॉपर तरीके से, एक सेट प्रिपेयर कर रहे हो कि किस पर्सन के पास में कैसे ड्यूटीज होनी चाहिए, तो वो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम ड्यूटीज को असाइन कर रहे हैं, ठीक है? गैट कब एस्टेब्लिश हुआ था? जिसको पता था उसको बहुत सही बात है, नहीं पता था आज जान लो, ये 1947 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। गैट क्या है? एक हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था, और इसको एबोलिश कर दिया गया, या मान यूं लगा लीजिए इसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया डब्ल्यूटीओ को 1995 के अंदर, ठीक है? 1947 में इसको बनाया गया था और 1995 में इसको रिप्लेस कर दिया गया। फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट था टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए, फ्री वर्ल्ड ट्रेड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है? और अगर इसका और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम जाने तो वो क्या है कि
ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करता था, है ना, स्पेशली टैरिफ्स की बात करें तो फ्री और फेयर इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए था और मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड था, ठीक है। उरुग्वे राउंड जैसे वो है वैसे राउंड्स में भी इसकी मीटिंग्स होती थी। क्वेश्चन नंबर 135, इंटरनेशनल ट्रेड इन्फ्लेशन रेट आर इंक्लूडेड अंडर विच फैक्टर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट कौन से फैक्टर में आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? तो कौन से में आएंगे? इन्फ्लेशन की बात और इंटरेस्ट रेट की बात किस में करते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में करते हैं, है ना। बाकी जो सोशल एनवायरनमेंट में होता है उसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? वैल्यूज की बात करते हैं, सोशल में कल्चर की बात करते हैं, ठीक है। कल्चर की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, लिटरेसी की बात करते हैं। लीगल एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं? लॉज हो गया, लीगल से समझ में आ गया, रेगुलेशंस हो गए, रूल्स हो गए, ठीक है। टेक्नोलॉजी में क्या हो गया? हमारे टेक्नोलॉजी इनोवेशन होगी, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आ रही है, वो वाली चीजें होगी। 136 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्योल के प्रिंसिपल्स में कौन सा आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रिपीट होता है भाई, कभी आपसे ये पूछ लेगा कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कभी ये पूछ लेगा फ्योल ने क्या दिया था, है ना। तो कौन सा है आपको ये बताना है। हार्मोनी के बारे में बोला था, कोऑपरेशन के बारे में बोला था, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ये बोला था, या फिर यूनिटी ऑफ कमांड बोला था? भाई इन्होंने ये बोला था यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बात करी है, प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे जिसमें इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बात करी है। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इन सभी पॉइंट्स को आपको जरूर याद करना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज। अगर एक्टिविटीज हमारी डाइवर्सिफाइड है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मोस्ट सुटेबल होगा? देखिए दोनों ही हो सकते हैं, डिविजनल भी हो सकता है, फंक्शनल भी हो सकता है, वो बेसिस होता है कि आप कैसे लेके चल रहे हो। तो आंसर की में भी इन दोनों को ही इंक्लूड करा है, डिविजनल को भी इंक्लूड करा है और फंक्शनल को भी इंक्लूड करा है, ठीक है। मैनेजरियल स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये कोई भी स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, ठीक है। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगा? जो ऑफिस से रिलेटेड होता है ना। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है कि हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम ज्यादा क्या करते हैं? डिविजनल को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। फंक्शनल को हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है हमारा? डिविजनल का ही रहता है, ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांजैक्शनल लीडर? देखिए लीडर से क्वेश्चन जरूर आता है, जरूरी टॉपिक पढ़ के जाना। जितने भी हमने पीवाईक्यूज करे हैं हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे वो कोई से और कोई लीडर से पूछ लेगा, चाहे ट्रांजैक्शनल हो, ट्रांसफॉर्मेशनल हो, और कोई लीडर से पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक है। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे ट्रांजैक्शनल लीडर का? इंस्पिरेशनल मोटिवेशन है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, आइडियलाइज है, या फिर इंटेलेक्चुअल है? ट्रांजैक्शनल लीडर क्या सोचता है? ट्रांजैक्शनल लीडर की क्या थिंकिंग होती है कि हम क्या सोचते हैं कि हमें रिवॉर्ड से या उनसे क्या करता है, वो चाहता है कि कोई भी गोल को अचीव करे, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक्सेप्शन से मैनेजमेंट होती है उसकी, एक अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन लीडर क्या करता है? फोकस करता है परफॉर्मेंस पे, रूल्स पे और सुपरविजन पे। इंटरवीन तभी करता है जब स्टैंडर्ड्स उसको ना मिले। कब इंटरवीन करेगा? अगर स्टैंडर्ड मीट आउट नहीं कर रहे हैं। लेस इज फेयर वाली चीज क्या है? ट्रांजैक्शन लीडर वाले में ही आती है, जो लेस इज फेयर टर्म है वो इसमें वही टर्म यूज की जाती है कि अपने आप से करो, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स मिलने चाहिए, ठीक है। कब इंटरवेन करेगा? अगर स्टैंडर्ड्स मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं तब क्या करता है ट्रांजैक्शन लीडर हमारा? क्या करता है? इंटरवीन करता है, ओके। तो आप जान लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ लीडर्स के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स क्या होते हैं? वेट अ मिनट। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होते हैं? इंस्पायर एंड मोटिवेट। देखिए इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अचीव करने के लिए, एक विजन और चेंज क्रिएट करता है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है? देखिए ये कीवर्ड्स मैंने इसलिए ऐड ऑन करे हैं कि अगर ये वाले कीवर्ड्स हो ना तो आप पहचान लो कि कौन से लीडर की बात कर रहे हैं। इसमें जैसे कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन दे दिए, लेकिन कई बार क्या देते हैं कि ये कीवर्ड्स दे देते हैं क्वेश्चन में और फिर पूछते हैं कि कौन सा लीडर है। तो अगर कीवर्ड्स में गिवन हो, विजन हो, इंस्पिरेशन हो, इनोवेशन की बात करें, चेंज की बात करें, आइडियलिज्म की बात करिए, इंटेलेक्चुअल की बात करें, तो ये सारे किसके होते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के होते हैं। ट्रांजैक्शन में क्या करते हैं कि वो परफॉर्मेंस रिवॉर्ड से वो चाहता है कैसे भी करके हमारे जो क्या स्टैंडर्ड्स क्या करें, हम मीट आउट कर लें, गोल्स को अचीव कर लें, ठीक है। सिचुएशन क्या होता है? सिचुएशन के हिसाब से जो करे, फ्लेक्सिबल होगा, अडेप्टेबिलिटी होगी, ठीक है। ऑथेंटिक में क्या होता है कि जो ट्रस्ट रिलेटेड हो, जेन्युइन रिलेटेड हो, ठीक है, वैल्यू बेस से हो, ठीक है।
ये सेल्फ अवेयर होता है, ट्रांसपेरेंसी रखता है, एथिक्स के साथ, रूल्स के साथ चलता है, ठीक है, जो सही है गलत है उस चीजों के बारे में लेके चलता है, ऑनेस्टी के साथ ये काम करना पसंद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनल एलिमेंट्स दैट मे इंटरवीन विद द कंपनीज एबिलिटी, ऐसे कौन से इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं जो कंपनी की एबिलिटी के साथ में इंटरवीन करते हैं मतलब कि उसके साथ में हस्तक्षेप करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो कौन सा होगा, हमारी वीकनेस होगी, वही होगा ना, कुछ भी कंपनी की वीकनेस है, इंटरनल एलिमेंट्स में यही तो आता है, स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह। तो जो वीकनेस है वो क्या इंटरवीन करती है कंपनी को उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। 140 number question occurs if a given passage increase in all inputs result in a smaller percentage increase in output। अगर smaller increase हो रहा है, थोड़ा increase हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, decreasing returns to scale हो जाएगा। अगर ज्यादा increase हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, increasing returns to scale हो जाएगा। और अगर equal increase हो रहा है इनपुट और आउटपुट के अंदर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा। आउटपुट इलास्टिसिटी इस टर्म से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। देखिए रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, सारे इनपुट चेंज होते हैं, प्रोपोर्शनल चेंज हम आउटपुट के अंदर देखते हैं, ठीक है। और इसके साथ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है, वन इनपुट चेंज हो रहा है वो देखते हैं, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, और इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव जो भी हमने अभी देखा। तो डिक्रीजिंग कौन सा होता है, जब थोड़ा चेंज हो रहा हो, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट इन स्मॉलर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, अगर स्मॉलर है तो हमारा डिक्रीजिंग होगा, अगर हायर है तो इंक्रीजिंग होगा, और इक्वल है तो हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज कैन बी डेलीगेटेड, डेलीगेट क्या की जा सकती है, पावर डेलीगेट कर सकते हो, जी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हो, जी नहीं। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल तो आप ही रहोगे जो आपको काम बोला गया है। अपनी अथॉरिटी को क्या हम कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। हु डिटरमाइन द कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। और भी बहुत सारे रेशोज होते हैं, वो कौन डिटरमाइन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। मार्केट एक्सेस, जी नहीं, हमारा सेंट्रल बैंक ही करता है। कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, सारे रेशोज कौन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा, आरबीआई, ओके। एफिशिएंसी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज फोकस्ड बाय, ये वाली टर्म किसने बताई है कि कार्य के सरलीकरण और मानकीकरण के माध्यम से दक्षता, किसने बताई है, एफिशिएंसी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ये हमें बताइए हमारे टेलर साहब जी ने, ठीक है। द सेक्रेटरिएट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सार्क, सार्क का सेक्रेटरिएट किससे सिचुएटेड है, इज सिचुएटेड एट, कहाँ सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, काठमांडू में है, या फिर स्विट्जरलैंड में है। जी सार्क का हमारा जो सेक्रेटरिएट है वो कहाँ है, काठमांडू में है। सार्क के कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं, सार्क के सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसके फुल फॉर्म है। की पॉइंट्स की बात करें तो 1985 में हमने क्या है इसका पता, इसको फाउंड किया गया था। पर्पस क्या है कि रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, डेवलपमेंट को प्रमोट करना साउथ एशिया के अंदर। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, 8 मेंबर कंट्रीज हैं। आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि चारों ऑप्शन में कंट्रीज का नेम दे दे और पूछ ले कि इनमें से कौन सी नहीं है कंट्री इसकी मेंबर कंट्री, या इनमें कौन सी है, तो आप जरूर याद करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। एंड मेन एरियाज कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमी, ट्रेड, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर, इन सब रिलेटेड चीजों से हम क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं। 145 क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट टाइप ऑफ बैंक इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक कौन सा टाइप ऑफ बैंक होता है, कॉमर्शियल होता है, कोऑपरेटिव होता है, सेंट्रल होता है, या स्पेशलाइज होता है। देखिए स्पेशलाइज्ड होगा वही तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात करेगा, है ना। कॉमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, जो डिपॉजिट्स और लोन्स को डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स देते हैं जनरल पब्लिक को, ठीक है। कोऑपरेटिव क्या हो गए, जो सोसाइटी से रिलेटेड हो गए, ठीक है, जो लोकल कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं। सेंट्रल बैंक हमारा क्या है, आरबीआई है, जो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल कर रहा है ना, ठीक है। Among the following sources, which one of an internal recruitment source, internal recruitment source कौन सा है, डायरेक्टली आप रिक्रूट कर रहे हो, प्रत्यक्ष भर्ती कर रहे हो, तो ये तो एक्सटर्नल हो गया ना, बाहर से एम्प्लॉयज को लेके आ रहे हो। रिकमेंड कर रहे हो कोई भी एम्प्लॉय, तो ये भी इंटरनल नहीं हुआ।
एडवर्टाइजमेंट से कर रहे हो, ये भी इंटरनल नहीं हुआ। ट्रांसफर कर रहे हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनली आप रिक्रूट कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, नीचे से ऊपर आप उसको बढ़ा रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 147 dash is the extra profit of the firm earns from producing and selling an additional unit of output। additional unit of output को आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो फर्म अर्न करती है प्रोड्यूस करने से या सेल करने से कोई भी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, वो हमारे क्या हो जाएगा, कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा, मार्जिनल प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। मैनेजरियल प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जहाँ पे प्रॉफिट है वहां पे कॉस्ट लगा दो, ठीक है। टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सारे प्रॉफिट्स का, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स है वो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट को जैसे कि जैसे हम मार्जिनल प्रॉफिट निकालते हैं, उसी से हम क्या निकालेंगे, हमारा टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है, मार्जिनल प्रॉफिट से। A desire to satisfy one's interest regardless of the impact on the other party to conflict। एक डिजायर होना कि एक के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना, बजाय कि खुद के इंटरेस्ट को ही सेटिस्फाई कर रहे हो, सेल्फिश हो गए हो भैया आप। रिगार्डलेस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ अदर, दूसरे की इंटरेस्ट के बजाय तो आप क्या कर रहे हो, आप कंपीट कर रहे हो उसके साथ में कि खुद को आप ऊपर रख रहे हो कि नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि हम मिल के करते हैं, जैसे कि अब हम पढ़ाई मिल के कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, और हम अच्छा आप स्कोर करेंगे, उससे मुझे भी बहुत अच्छा होगा और आप तो अच्छा फील करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब टीचर जब होता है वो पढ़ाता है ना, उसको दुगनी खुशी होती है कि हाँ मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का भी क्या हुआ, एग्जाम क्लियर हुआ है, ठीक। तो कोलैबोरेटिंग का क्या मतलब हो गया कि विन विन वाली बात हो जाती है कि दोनों पार्टी क्या हो, इंटरेस्टेड हो, सेटिस्फाई कर रही हो। अवॉइडिंग का मतलब क्या होता है, कन्फ्लिक्ट को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइजिंग का क्या मतलब हो गया कि हर पार्टी गिव अप करने के लिए रेडी होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल्स हमारे किसके हो जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल्स हो जाएगा। ओके, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या होती है, जिसमें हम सिर्फ इनफ्लोज को इंक्लूड करते हैं, और ग्रॉस फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, जिसमें हम सिर्फ फ्यूचर वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। ओके, हु प्रपोज द नेट फ्यूचर वैल्यू कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हु हैज प्रपोज द नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी, नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी किसने बताई है, मैस्लो ने बताई है। नीड हियरार्की बताई है मैस्लो ने, ये आप ध्यान रखना। कई बच्चे क्या है मैस्लो पे क्लिक कर देंगे, हाँ भी अरे यार मैस्लो का कुछ पढ़ा तो था नीड से रिलेटेड, तो उन्होंने नीड हियरार्की बताई है। एल्डफर ने बताई है, डेविड मैकलैंड ने बताई है, फिर फेडरिक हेसबर्ग ने बताई है। तो ये हमारी बताई है डेविड मैकलैंड ने। क्लेटन एल्डरफर ने किसके बारे में बताई है, ईआरजी की जो जो वाली थ्योरी है ना, जो हम पढ़ते हैं ईआरजी थ्योरी, वो वाली थ्योरी क्लेटन एल्डरफर ने बताई है। और हेर्जबर्ग ने कौन सी बताई है, टू फैक्टर की थ्योरी बताई है, मोटिवेशन और हाइजीन वाली, ठीक है। टू फैक्टर की थ्योरी किसने बताई है, हेर्जबर्ग ने बताई है। तो ये हमने कर लिया हमारे टोटल 60 क्वेश्चंस। कहीं पे आपको समझ में ना आया हो, कुछ मैंने गड़बड़ करी हो, मैंने कुछ सही तरीके से नहीं बताया हो, तो प्लीज फीडबैक जरूर देना ताकि हम आगे से इम्प्रूव करें। एंड आई विश आपको रिग्रेट नहीं हो रहा होगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट करा है, और ऐसे ही और भी काफी सारी वीडियोस लेके आएंगे, तो उनके लिए बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।